म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये एक ऐसा नंबर है जो दिखता तो हर जगह है, पर अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। तो आज हम इसी को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। आपके सामने दो फंड हैं, एक का है NAV सिर्फ 10 रुपए और दूसरे का है 100 रुपए। बताइए कौन सा खरीदना बेहतर है, सस्ता वाला या महंगा वाला? ये एक ट्रिक क्वेश्चन था और सही जवाब है दोनों में से कोई भी नहीं। चौंक गए? चलिए मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है और इस NAV का असली खेल क्या है। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये NAV होता क्या है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये फंड के एक छोटे से हिस्से यानी एक यूनिट की कीमत है। टेक्निकली देखें तो NAV का मतलब है किसी भी म्यूचुअल फंड की जितनी भी एसेट्स हैं, यानी उसके पास जो भी स्टॉक्स बॉन्ड्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू। उसमें से उसकी सारी देनदारियां या खर्चे निकाल दो और जो बचा उसे फंड की टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो। जो नंबर आएगा वही है एक यूनिट का दाम यानी NAV। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसे एक पिज्जा के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक पूरा पिज्जा है और NAV उस पिज्जा के बस एक स्लाइस की कीमत है। अब सोचिए, आपके पास एक ही साइज के दो बड़े पिज्जा हैं। एक को हमने काटा 4 बड़े बड़े स्लाइस में, तो जाहिर है हर स्लाइस महंगा होगा। इसे मान लीजिए हाई NAV। अब दूसरे पिज्जा को हमने 8 छोटे छोटे स्लाइस में काट दिया, तो इसका हर स्लाइस सस्ता होगा। ये हो गया लो NAV। पर सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि दोनों ही केस में पिज्जा तो उतना ही है, मतलब फंड की टोटल वैल्यू सेम है, बस उसे कितने हिस्सों में बांटा गया है उसी से NAV कम या ज्यादा दिखता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि NAV एक स्लाइस की कीमत है, पर यह कीमत हर रोज तय कैसे होती है? चलिए अब जरा इसके पीछे की डेली मैथ्स को समझते हैं। ये है NAV को कैलकुलेट करने का ऑफिशियल फॉर्मूला। अब ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, फंड ने जहां जहां पैसा लगाया है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, सबकी मार्केट वैल्यू को जोड़ लो। स्टेप 2, अब इसमें से फंड के जितने भी खर्चे और देनदारियां हैं उन्हें घटा दो। और फाइनली स्टेप 3, जो रकम बची उसे फंड की टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो। बस आ गया उस दिन का NAV। अब सवाल यह है कि यह सारा हिसाब किताब रोज रोज करता कौन है? तो ये काम करता है फंड कस्टोडियन। ये एक अलग संस्था होती है, अक्सर कोई बड़ा बैंक, जो आपके पैसों को यानी फंड की सारी एसेट्स को सुरक्षित रखता है, सारे लेन देन को सेटल करता है और हर शाम मार्केट बंद होने के बाद NAV कैलकुलेट करके पब्लिश करता है। NAV को समझते हुए एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, पर अक्सर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। एक ऐसी छुपी हुई फीस जो हर दिन आपके NAV पर असर डालती है, और वो है एक्सपेंस रेशियो। ये वो सालाना फीस है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC आपसे फंड को मैनेज करने के लिए लेती है। इसमें मैनेजमेंट फीस, ऑपरेशनल कॉस्ट, सब कुछ शामिल होता है। और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये फीस आपसे साल में एक बार नहीं ली जाती, बल्कि इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हर रोज फंड की वैल्यू से काट लिया जाता है। इसका मतलब ये हर दिन आपके NAV को थोड़ा सा कम कर देता है, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर, हाई NAV बेहतर है या लो NAV? अब जब हम सारी बेसिक बातें समझ चुके हैं तो चलिए कुछ नंबरों के साथ इस मिथ को बस्ट करते हैं। फिर से वही सिचुएशन लेते हैं। एक इन्वेस्टर है जो 2 अलग अलग स्कीम में 10-10 हजार रुपए लगा रहा है। स्कीम A जिसका NAV कम है सिर्फ 50 रुपए, और स्कीम B जिसका NAV ज्यादा है 100 रुपए। देखिए, स्कीम A में जिसका NAV 50 रुपए है, 10,000 में 200 यूनिट्स मिल गई। वहीं स्कीम B में जिसका NAV 100 रुपए है, उतने ही पैसों में सिर्फ 100 यूनिट्स मिली। अब मान लेते हैं कि दोनों फंड्स के अंडरलाइन एसेट्स 10% बढ़ जाते हैं, तो स्कीम A का NAV बढ़कर 55 रुपए हो गया और स्कीम B का 110 रुपए। और अब देखिए असली जादू। जब हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी नया NAV गुणा यूनिट्स की संख्या, तो दोनों ही केस में अमाउंट आता है 11,000 रुपए। एग्जैक्टली द सेम। इससे क्या साबित हुआ? यही कि आपके रिटर्न पर शुरुआती NAV का कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है, हाई या लो NAV का निवेश की ग्रोथ पर कोई असर नहीं होता।
एनएवी चाहे जो भी हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ फंड के परफॉर्मेंस की वजह से बड़ी है। तो अगर एनएवी से परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता तो फिर इसका फायदा क्या है? ये नंबर है किस लिए? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में समझते हैं कि एक इन्वेस्टर को एनएवी का इस्तेमाल आखिर करना कैसे चाहिए। तो एनएवी का सही इस्तेमाल क्या है, इसे एक स्कोर कार्ड की तरह देखिए। एनएवी काम आता है ये बताने में कि आपको एक यूनिट किस दाम पर मिलेगी या आप किस दाम पर बेचेंगे। ये फंड की वैल्यू को डे टू डे ट्रैक करने का एक तरीका है। पर और ये सबसे जरूरी है, एनएवी का इस्तेमाल किसी फंड के फ्यूचर परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, सस्ता या महंगा सौदा ढूंढने के लिए या दो अलग अलग फंड्स को कंपेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये हमें इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर परफॉर्मेंस के लिए एनएवी जरूरी नहीं है तो फिर क्या है? कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की राह पर आगे ले जाएगा।